बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मौसम सरमा की बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बताऊंगा, जो मेरा ख्याल है तकरीबन 95 से 96% के करीब लोगों को मुतासर करती है, जिसको कहते हैं नज़ला ज़ुकाम और फिर उसके पास खांसी। सर्दियों में क्यों होता है? सबसे पहले तो ये है कि हम जब सर्दी में, अक्सर ऐसा होता है कि अगर गर्मियों में भी आप रात को नहा के आप बाहर चले जाएं तो आपको फिर लू या नज़ला हो जाता है। अच्छा, इसका एक आम कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट हैं कि एक तो ये है कि लोग कहते हैं जी वायरल अटैक होता है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है कि आपको, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो आपको वो ठंडी हवा या अ, सर्दी का आपको वो नुकसान होता है। उसको कोल्ड एयर बाइट भी कह सकते हैं, उसको एलर्जी कहा जा सकता है जिसकी वजह से फिर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपको फ्लू शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद मौसम सरमा में जैसे अ, बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर इसकी हम ख्याल ना करें तो फिर क्या होता है कि हमें डीकंजेशन सी, छाती में ऐसा लगता है कि हमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गई, हमें दमा हो गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। और फिर अगर अ, उसको एहतियात ना की जाए, फिर वो नमूनिया और उसके बाद बड़े रेयरली ऐसा होता है कि इसके अंदर डेथ भी वाकई हो सकती है। हम ईएनटी स्पेशलिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि जनाब हमें बताइए कि इसकी क्या वजह है, और फिर मैं अपना अपना तजर्बा भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे फेफड़े जो हैं वो क्या चीज़ है। अब फेफड़ों के बारे में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम जो बनाया है सांस लेने का, ये एक छोटी सी वीडियो है जो आपको ये बता रही है कि आपका निज़ाम गज़ा और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमारे फेफड़े जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया हैं। हमारे दो फेफड़े एक स्पंज की तरह हैं जो पसलियों के बीच महफूज रहते हैं। हमारा सांस सांस की नालियों के जरिए फेफड़ों तक जाता है। सांस की नालियां दरख्त की शाखों की तरह बहुत सी शाखों में तकसीम होती चली जाती हैं। इन शाखों को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो हवा को अंदर बाहर करने का जरिया हैं। इन नालियों की दीवारों में जरासीम, धुएं और गुबार को रोकने की खुसूसी सलाहियत होती है। ये एक सड़क की तरह है जहां पर गाड़ियां रवां दवा हैं और हर खराबी या मसला पैदा करने वाली सवारी को रोक लिया जाता है। हर नाली के आखिर में एयर सैक्स यानी हवा की थैलियां होती हैं, जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर खून साफ कर देते हैं और ताज़ा ऑक्सीजन खून को फराहम करते हैं। फिर खून इस ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में फराहम करता है। ये छोटी छोटी लाखों फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात काम करती हैं, और हमारे फेफड़ों में जायद फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं जो उस वक्त काम करती हैं जब हमारे जिस्म को जायद गज़ा और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जैसे हमारे हम फेफड़े गौर जिस्म करें, को ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया हैं। हमारे दो फेफड़े एक स्पंज की तरह। नज़ला ज़ुकाम खांसी ज़्यादा है और ये अब मौसम है, आपको और ये हमारा कौमी निशान भी एक ऑलमोस्ट बन गया है, पल्मोनोलॉजिस्ट वही से बात पर्सन इज कराते हैं। सफरिंग विद। मुझे बताएं डॉक्टर इसके मुनीर। बारे में, ये बताएं कि ये नज़ला ज़ुकाम इस मौसम में क्यों हो जाता है? सर, सर्दियों में वेरिएबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी। जी जी जो जी, मुनीर टेम्परेचर। साहब, मुनीर साहब, जी 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 जी, मैं सर, एक तो ये कि सर्दियों में ये जितनी भी ऐसी सिम्टम्स होती हैं, दीज आर वायरल इलनेसेस। और वायरल। बस इसमें और इससे कोई और बात नहीं है। एक तो ये कि वायरल इलनेसेस हैं, मौसम की वजह ये है। कोई पाकिस्तानी वायरस है या कोई और वायरस है? ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अच्छा, इसका नाम क्या है सर? फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, ये बताएं कि जब कोविड आया तो 2 साल तक ऑलमोस्ट फ्लू फ्लू बंद हो गया था। लोगों ने उसकी वजह ये है कि मास्क इस्तेमाल किया और काफी। मुलाजिम साहब, इसमें कोई बात कर सकता हूँ? जो आपने नजले सर मैं जुकाम आपको, की सर बात आप की तो है। मुझे बताएं, आप आता हूँ सजाद के, सर आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ सर, मैं आपकी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। मैं आई आई स्पेशलिस्ट है, मैं आपकी तरफ ईएनटी स्पेशलिस्ट आता हूँ सर। अच्छा, ये बताएं कि ऐसा ही है कि ये मास्क वगैरह इन्होंने छोड़ दिया है, तो अगर एक को हुआ है तो दूसरे को हो गया है, ऐसा ही है? सर, ये एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जब कोविड के इनिशियली 2 साल में हमारे पास बहुत कम एस्मा और सीओपीडी एक्सरबेशन विंटर में आए, एंड दैट वाज रियली सरप्राइजिंग।
एंड सरप्राइजिंग। यस यस, दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। और एक फार्मा कंपनी के जो थे सेल्स मैनेजर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ओवरऑल उनकी नेशनल सेल्स 18% ड्रॉप हुई थी, ये इनहेलर्स की और इन ब्रोंकोडायलेटर्स की, जो एमडीआई या डीपीआई फॉर्म में। सो दैट वाज रियली स्ट्रेंज। और इंटरेस्टिंगली हम पिछले महीने ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोविड में ये खत्म हो सकती थी तो अभी भी खत्म होनी चाहिए, बट की वजह यही थी, उसकी वजह यही थी कि हमने वो अडॉप्ट किया वो चीजें। अच्छा, मुझे आप बताएं कि ये खांसी नजला जुकाम जो एक आम सी चीज है, मैं सजाद कैसर की तरफ जाने से पहले, ये नजला खांसी जुकाम है, इसके लिए क्या क्या करें? जब हो जाता है तो क्या करें? सर ऐसे सब पेशेंट्स को बुनियादी तौर पे एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के ओपिनियन की जरूरत है। बैठे हैं, अब ईएनटी की तरफ जाता हूँ, आप पल्मोनोलॉजिस्ट बताएं सर। सर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि एंटीहिस्टामिन, डीकंजेस्टेंट और दैट्स इट, ये काफी हैं। अनलेस द पेशेंट हैज फीवर, अनलेस द पेशेंट हैज रेज्ड टीएलसी, देयर इज नो नीड फॉर एंटीहिस्टामिन, डीकंजेस्टेंट और एक्सपेक्ट, ये इसको काफी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर बड़ा अक्यूट सा वो हो जाता है? हालांकि एस्मा नहीं होता, लोग फील करते हैं हमें एस्मा हो गया, चेस्ट कंजेस्ट हो गई है, ये दिस इज ऑल ड्यू टू वायरस? दिस इज ऑल वायरस पोस्ट नेजल एक्चुअली एक्चुअली ऐसा है कि एज ए पैथोलॉजिस्ट मैं देखो, वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो होते हैं ना, वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं हमारे जो एल्वियोलाई है, और उसको वो कंजेस्ट कोलैप्स करते हैं। जब वो कोलैप्स करते हैं तो हमारी कंजेशन होती है, दैट इज वाई आप कह रहे हैं कि हमें अच्छा, ये आगे इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अ, उसके पास के ये, इसमें हमने देखा कि आगे ईएनटी वाले क्या कहते हैं। लाइफ स्टाइल और डाइट का सिस्टम है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ स्टाइल है इसको चेंज करें। खुदारा इस्लाम में जो कुरान की आयत आपने पढ़ी, उसमें कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि और जब मगरिब की अजान हुआ करे तो अपने काम बंद किया करो। ये उर्दू तर्जुमा है। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि रात तुम्हें आराम करने के लिए दिया गया है। हमारे यहाँ उल्टा होता है और उल्टा ये होता है। बिल्कुल लॉजिक है। साइंस, जो मेडिकल बहुत साइंस है, खूबसूरत वो बात ये की आपने। कहती है, जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि रात को यानी कि अंधेरे में सोना 7 to 8 hours इज मस्ट। रात को अंधेरे में, जो लोग ये कहते हैं, बहुत सारी खवातीन आती हैं कहती हैं डॉक्टर साहब हम तो बच्चे को है वो स्कूल भेज देते हैं, वैन आती है, उसके बाद आके मैं सो जाती हूँ और जब वैन आने का टाइम होता है 1-2 बजे फिर उठती हूँ, मैं तो बहुत सोती हूँ। तो ये सोना नहीं होता है। मेडिकल साइंस कहती है ये सोना नहीं है। अगर आप फजर की जो वो रोशनी शुरू होती है फजर के बाद, उसके बाद अगर आप सोते हैं तो दैट इज नॉट गुड। तो रात को सोना इज वेरी गुड आपकी। आप देखें कि अगर हम, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मैं आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे यही कहूंगा कि आप भी इससे बताएं लोगों को कि भाई आप लोग गलत काम कर रहे हो। आप नोट करें कि जो लोग रात को जागते हैं प्रोफेशनल वाइज, जो आर्टिस्ट हैं, जो रात उनकी को प्रोग्राम इम्यूनिटी करते कम हैं, होती है, वो जल्दी मर उनकी जाते हैं। इम्यूनिटी कम होती है, प्लस उनकी लाइफ स्पैन भी कम होता है। मर वो जाते ज्यादा हैं जल्दी। अरसा नहीं बिल्कुल सही जीते। कहा आपने, बिल्कुल देखिए सही मैं कहा। मिसाल देता हूँ, मेरा दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, उमर शरीफ और उमईन अख्तर। ये बहुत जल्दी चले गए दुनिया से क्योंकि रात भर हाँ। प्रोग्राम करते थे, मुझे पता है। और ये 7-8 बजे रात को सुबह नाश्ता करके फिर सोते थे और कैसर मगरिब में, की। कैसर सजाद, मैं आपको इसका जवाब दूसरा दे दूं। मेरे वाले साहब 95 ईयर के थे और बगैर किसी डिजीज के इस दुनिया से गए, नॉर्मल नेचुरल डेथ हुई, और उनका तरीकाकार ये होता था कि नमाज इशा पढ़ के सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे। ये लाइफ वाला स्टाइल अपनाए। थैंक यू सो मच दिस डॉक्टर कैसर यही मैं सजाद। कह रहा हूँ जी जी। यही मैं कह रहा हूँ यही मैं कह रहा हूँ कि इसको हर को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी काम करना है फजर की नमाज के बाद उठ के पढ़ना है, कोई काम करना है तो आपको इस टाइम पे काम करना होगा। तो थैंक मैं यू सर, समझता हूँ कि थैंक यू सो मच सर। वैसे क्या सर भाई, जी मुलाजिम साहब डॉक्टर एक सलमा, बात बोलिए, अर्ज ओवर टू करूं? यू। जी जी प्रोफेसर सलमा। जी, इतना अच्छा जी लेक्चर दिया है हमारे बहुत ही अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अब्बासी साहब ने। और मैं थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहती हूँ कि पर्सनली मैं अगर ठंडी हवा में बाहर जाऊं या वॉक करूं, या इफ द कोल्ड एयर हिट्स मी ऑन द फेस, मुझे जुकाम शुरू हो जाता है। एंड प्रोबेबली आप इसमें विटामिन डी की कमी का भी कोई आंसर मौजूद होगा। और कोरोना के दिनों में ये जो मास्क ने हमें बचाए थे, एक तो ऑब्वियसली वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाया, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है वो जो ठंडी हवाएं नहीं लगती थी हमें, हम उससे भी बचे रहे। तो देखिए आप जो बता
जी जी सेंसिटिव कुछ है कह ठंडी रहे हवा से, ठंडी ठंडी हवा से आप Anyway, सेंसिटिव है। तो हाँ, इसके लिए दी बेस्ट तरीका यही है कि कोविड ने में के दौरान इजाद हुआ मास्क। वो जब आप ऐसी जगह पे जाया करें तो प्लीज मास्क जरूर लगा लिया करें। मास्क ना अगर हो तो आप दुपट्टे के जरिए आप नोज को कवर कर लिया करें। एंड दिस इज एब्सोल्युटली, मैं अप्रिशिएट करूंगा मुनीर अब्बासी साहब को कि इतनी अच्छी तालीम बालगान हमारी हो गई है कि बहुत सी चीजें हमें ऑक्सीजन के बारे में पता लगा। और ये बात दुरुस्त है कि मैं भी बड़ा सोचता हूँ, हम ईएनटी वाले तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन से नहीं खेलते, लेकिन ये कि ये बता दीजिए मुझे कि इन्होंने भी मुलाजिम साहब ने भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चंस किया था। मेरे जहन में भी दो चार सवालात हैं। नंबर एक सवाल तो ये मैं कर लेता हूं कि घर पे ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसको कैलकुलेट कैसे करें कि ये एक्सेस ना हो जाए या कम ना हो जाए, ये कैसे, टॉक्सिसिटी ना हो। हाँ, टॉक्सिसिटी ना हो, एक्सेस ना हो और कमी ना हो, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी डॉक्टर अच्छा, साहब, ये भी मुनीर साहब, ये भी बड़ा, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा कॉमन है कि अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं कि जी ऑक्सीजन देना है बस दे दो। ये क्या वो अब्बा के नाक में लगा दिए और वो ऑक्सीजन चल रही है। भाई कितना देना है और उसको किस कब तक देना है, क्या ड्यूरेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी है, मुनीर तो मैं अब्बासी जरा साहब, मालूम करना। और जी आप समराइज करेंगे और इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। जी जी। इस तरह है कि अम, जो मैंने इस दौरान बताया कि क्रॉनिक लंग डिजीज गाइडलाइंस इशू हुई थी। ओवरऑल बीटीएसपी ये सजेस्ट करती है, बाकी थोरेसिक सोसाइटीज भी, कि आपने बहुत ज्यादा तो नहीं करना। लोगों के जहन में शायद ये होता है कि जैसे मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो गई है तो हमने ऑक्सीजन भी 100% ऑक्सीजन चार्ज। भी चार्ज होती रहेगी। हाँ, वैसे नहीं होता। सो एक एक खास हद तक फायदा होता है, उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब ऑन हो जैसे जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। लैपटॉप की बैटरी 100% नहीं करनी चाहिए, 85% तो रखें, ओवर चार्जिंग नुकसानदेह होती है। सो द रिकमेंडेड टारगेट इज सर डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, डॉक्टर सजाद, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज वो क्या है। इफ इट इज सीओपीडी जिसके लिए लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन है, या कॉर्पल्मोनाले बन चुका है सीओपीडी विद पर्मनंट हाइपरटेंशन, तो 92% से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। अब वो 92 1 लीटर पर मिनट पे अचीव हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, ये पेशेंट की अपनी डिजीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि उसके लंग की कैपेसिटी कम हो गई है अब। हाँ, वो उसकी डिजीज से डिपेंड करता है कि वो ठीक इतनी ऑक्सीजन स्टार्ट कब हुई है। अर्ली स्टार्ट हुई है तो यूजुअली 1 लीटर पे, हाफ लीटर पे मेंटेन हो जाएगा। अगर देर से स्टार्ट हुई है तो देन मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी 3 लीटर, 4 लीटर में भी, 5 लीटर में भी शायद वो ऑक्सीजन कंसंट्रेट चेंज करना पड़े, 10 लीटर पे जाना पड़े। बट देन अगेन इट डिपेंड्स। लेकिन हमने लीटर्स पर मिनट पे नहीं जाना, हमने ऑक्सीजन सेचुरेशन टारगेट देखना है। फिर उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बताया वो लिमिटेशंस हैं। पेशेंट एनीमिक ना हो, पेशेंट पिगमेंटेड नहीं हो, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते वक्त हाथ मोशनलेस हो, ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या अगर सेचुरेशन चेक करनी है तो आधे घंटे तक ऑक्सीजन बंद करके रखनी है, ताकि हमें क्लियर कट पता चल जाए कि बेस लाइन ऑक्सीजन के अलावा क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से करें। तो एनीमिया इटसेल्फ कॉजेज डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑलरेडी उसमें कम हो जाती है। हाँ, हम बहुत से केसेस में देखता हूँ कि रॉन्गली रिकमेंड उनको किया गया होता है कि पल्मोनोलॉजिस्ट ओपिनियन है या आईसीयू एडमिशन है, बिकॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, 25% या 30% इंजेक्शन फ्रैक्शन है, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन उसकी ऑलरेडी है, हाथ उसके ठंडे हैं, आप उस पर ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे तो वो तो 50% भी नहीं आएगी शायद। बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, तो वो फिर रॉन्गली रिकमेंडेशन हो जाती है कि दाखिल करें जी, ऑक्सीजन दें। तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें, अंडरलाइन कॉज। तो जो सर का क्वेश्चन था रेलेवेंट, उसका जवाब ये है कि अकॉर्डिंग टू द डिजीज, अगर सीओपीडी है तो मैक्सिमम 94 है, अगर हाँ, डिजीज है तो 90, सॉरी सीओपीडी एक्चुअली हमने उसकी सेचुरेशन को देखते रहना है। वो मॉनिटर करने का बेहतरीन सिंपल घर में यही तरीका है, उसकी सेचुरेशन को चेक करते रहे। पल्स ऑक्सीमीटर। दे एक सिंपल सा तरीका। देखें, अब इससे हमने ईएनटी वालों से भी पूछा और हमने पल्मोनोलॉजिस्ट से भी पूछा। पहली तो बात यह कि यकदम आप सर्दी में ना जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर ठंडी हवा है तो आप मास्क करें, अपने नाक को कवर करें, सर पे टोपी रखें। तीसरी बात यह है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं। चौथी बात यह है कि सफाई का ख्याल रखें। पांचवी बात यह है कि अगर नज़ला हो जाता है तो फिर आप अलहदा हो जाएं, क्योंकि नज़ला एक से दूसरी तरफ जाता है।
ज़रूरी नहीं है कि वायरल हो। आप इब्तदाई तौर पे एक जो मैंने नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ कि मैं एक दफ़ा एक 7 चम्मच शहद लेता हूँ, 1 चम्मच मैं ड्राई अदरक लेता हूँ, 1 चम्मच मैं हल्दी लेता हूँ और थोड़ा सा उसके अंदर वो डालता हूँ, काली मिर्च डालता हूँ और उसको मैं 1 चम्मच के हिसाब से लेता हूँ। ये एक बेहतरीन नज़रिया है आपकी खांसी के लिए, नज़ले के लिए। अगर नज़ला हो जाता है तो फिर आप भाप लें, जैसे ईएनटी वाले ने कहा। और दूसरा ऐसा है कि आप एंटी एलर्जी कहा है उन्होंने। और इसके बाद तीसरी बात यह है कि आप कहवा लें। कहवा का भी तरीका ये है कि आप 1 कप पानी लें, 1 कप पानी के अंदर 2 लहसुन डालें और लहसुन के साथ एक थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा आप अदरक डालें और इसके बाद ग्रीन टी लें और उसको बॉयल कर लें। पुराने ज़माने में जो शांदा पिलाया जाता था, तो इस तरीके से आप अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल करें और पानी ज़्यादा लें, पानी का हिसाब ज़्यादा करें और सोने का निज़ाम बेहतर करें। लोग दिन को जागते हैं, रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं, तो ये भी निज़ाम बेहतर है। और फिर इसके बाद देखें कि आपकी अवेयरनेस जो है मौजूदा उसके अंदर, वो ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला आपको मौजूदा दौर के इस तमाम बीमारियों से हिफ्ज़ अमान में रखें। अगर हम हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आप ये देखें कि अक्सर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम, ब्लड प्रेशर के मरीज़, बूढ़े मरीज़, डायबिटीज़ और जिनकी विटामिन डी कम हो जाता है, तो अपने विटामिन डी का लेवल को बेहतर रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।